यार दोस्तों, आज फिजिक्स में मैं इससे पहले बहुत सारा चीज़ पढ़ाया था, जिसमें किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, किसी बॉडी में चार्ज कितने प्रकार से किया जाता है। मैंने बताया था रगड़ करके, कंडक्शन के थ्रू, इंडक्शन के थ्रू और फ्रिक्शन के थ्रू। ये तीन तरह से मैंने बताया था कि रगड़ करके, घर्षण के द्वारा, प्रेरण के द्वारा और चालन के द्वारा, ये तीन तरीका से मैं किसी वस्तु को, किसी भी बॉडी को मैंने चार्ज करने के लिए बताया था। तो चार्ज कर के क्या होता है, चार्ज करने के बाद उस बॉडी को, जैसे एक चार्ज बॉडी है, एक मान लिए कि एक और दूसरा तरफ माइनस चार्ज से, एक प्लस चार्ज से बॉडी चार्ज दोनों। अब उस दोनों चार्ज बॉडी में दोनों एक दूसरे को, क्या मैंने बोला था कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल्सन करता है, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, मतलब एक अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो वो कितना से अट्रैक्ट करता है, इसके बारे में कुलाम ने हमको बताया था। कुलाम ने हमको क्या बताया कि ये जो चार्ज, ये जो एक दूसरे को खींचेगा, वो कितना फोर्स से खींचेगा, और इसके बीच में क्या क्या फंडा है जो कि आप इसको इससे रिलेट करके एक फॉर्मूला बनाया जाए। तो इसको रिलेट करने के लिए कुलाम एक गुरुत्वाकर्षण के नियम है। गुरुत्वाकर्षण के नियम आप 9th में, 11th में, 9th में भी पढ़े होंगे। तो वहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, F बराबर G, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। कुलाम जो था ना, कुलाम जो हमारे साइंटिस्ट थे, वो न्यूटन से प्रभावित थे। तो उन्होंने सोचा कि इसी के जैसा कोई फॉर्मूला कुछ बनाया जाए। तो इसी के जैसा फॉर्मूला बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मास के जगह पर दो मास था, दो मास के जगह पर उन्होंने दोनों चार्ज लिया, और डिस्टेंस वही चीज़ है जो डिस्टेंस, देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। याद रखिए कि ये वाला जो चार्ज है ना, ये कुलाम जो था, कुलाम का जो नियम है वो वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। क्या चीज करता है? वर्ग व्युत्क्रम नियम। देखिए ये वाला स्क्वायर है, वर्ग व्युत्क्रम है, दोनों व्युत्क्रम भी वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, ये भी और ये भी। अब इसमें क्या देखिए कि इसमें मास था, इसमें चार्ज था, कि दो चार्ज जब सेम रहेगा तो उसके बीच में रिपल्सन होगा, तो कितना फोर्स से लगेगा, कितना फोर्स उस दोनों के बीच में। अगर वो वापस दूर जाएगा तो दूर जाएगा, कितना फोर्स से जाएगा। उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए कुलाम ने हमको नियम दिया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि दो आवेश के परिमाणों के जो फोर्स लगेंगे, अगर दो चार्ज है, एक दूसरे को खींचेगा या धक्का मारेगा, खींचेगा या धक्का मारेगा, ये दोनों पर किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है चार्ज पर दोनों के, और दोनों चार्ज कितना दूरी पर है उस पर डिपेंड करता है। तो किस तरह से ये रिलेट करता है, चीज़ों को समझिए कि दो आवेश के परिमाण, यानी जो कुलाम का जो बल लगेगा, वो जो अट्रैक्शन या रिपल्सन वाला बल जो होगा, वो दो आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होगा। गुणनफल के क्या होगा? समानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, है ना। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो देखिए इस तरह से फोर्स जो होगा Q1 Q2 समानुपाती, देखिए दोनों गुणनफल समानुपाती। लेकिन इस समय जब हम दोनों का समानुपाती फोर्स की बात कर रहे होंगे, उस समय मेरा जो डिस्टेंस होगा वो नियत रहना चाहिए। नियत का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट होना चाहिए। क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर आप इसको बदलिएगा, साथ साथ में इसको भी बदलिएगा, तो फोर्स का कैलकुलेशन सही से नहीं हो पाएगा। कैलकुलेशन करने के लिए आपको या तो दोनों चार्ज को फिक्स रखिए, दूरी को अलग अलग कीजिए, या तो दूरी को फिक्स करिए, चार्ज को अलग अलग कीजिए। तो उस समय उन्होंने क्या बोला कि जो फोर्स होगा, अगर दूरी कांस्टेंट है, यदि दूरी नियत है, तो उस पर दोनों आवेश पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। तथा अगर यदि मेरा चार्ज फिक्स कर दिया और डिस्टेंस को मैं बदलूं, यदि चार्ज को मैंने दो कुलाम मान लिया, लेकर के फिक्स कर दिया, और उसके बाद डिस्टेंस को बदलेंगे, तो फोर्स किस प्रकार से इफेक्ट होगा? वो फोर्स इफेक्ट होगा उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब क्या बोला गया, अगर ये इस दोनों के बीच के डिस्टेंस पर अगर 1 मीटर का है, 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो फोर्स मान लीजिए 10 न्यूटन का लग रहा है, और मैं इसको क्या कर दिया, दुगना कर दिया डिस्टेंस को। क्या कर दिया? डिस्टेंस को मैंने दुगना कर दिया, तो इसका जो फोर्स होगा वो 4 टाइम्स घट जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर 4 टाइम घट जाएगा, है ना। 3 गुना कर दिया तो 9 टाइम्स इसका फोर्स क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 4 गुना कर दिया तो 16 टाइम इसका फोर्स घट जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने बोला। लेकिन क्या चीज बोला, जब Q1 Q2 को क्या रखें, Q1 और Q2 को क्या रखें? नियत रखें। क्या रखें? नियत। ये कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये बदलेगा, साथ साथ में ये भी बदलिएगा, तो फिर कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? जब हम इसकी बात करते हैं तो फोर्स x1 x2 यानी Q1 Q2, तब r कांस्टेंट। जब r का लेते हैं समानुपाती, तब हम क्या Q1 Q2 को कांस्टेंट रखते हैं। जैसे मैं ये दोनों को कांस्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, तो कुलाम का नियम में, मतलब समानुपात का नियम से क्या होता है, F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। जैसे ये आप जानते होंगे, समानुपात के चिन्ह जब हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, कोई ना कोई नियतांक आता है। तो यहाँ F बराबर क्या आएगा? नियतांक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर आप न्यूटन वाले नियम में अब देखे होंगे कि यहाँ समानुपाती M1 M2, यहाँ 1/r स्क्वायर, तो यहाँ पर कांस्टेंट आता था G। इसको क्या कहते थे? सार्वत्रिक नियतांक। ये सार्वत्रिक नियतांक होता था जिसका मान आप जानते ही होंगे, G का वैल्यू कितना होता है? 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऐसा होता था। उसी तरह से 1/4πε0 यहाँ पर क्या मात्रक होता है, ठीक है। देखिए अब हम ये जो G का वैल्यू, ये आप इस न्यूटन के नियम में देखे होंगे, न्यूटन का सार्वत्रिक नियतांक में F बराबर G M1 M2 बटे आर स्क्वायर था। यहाँ पर G का वैल्यू, G भी एक कांस्टेंट आया था। G कांस्टेंट क्या था? G बराबर 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। उसी तरह से कूलाम का भी एक कांस्टेंट था। वो कांस्टेंट क्या है? 1/4πε0 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, तो रहेगा ही रहेगा। ये जो 1/4πε0 है वो एक नियतांक है। क्या है? कांस्टेंट है जिसका मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी पर कूलाम स्क्वायर। सॉरी, क्या है? न्यूटन 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अच्छा, ये नियतांक तो हो गया, इसको तो समझ गए, नियतांक होता है इतना, इसका मान इतना होता है। लेकिन ये क्या है? इप्सिलॉन, इसके बारे में समझना जरूरी है। इसके बारे में क्या, यहाँ पर हमने क्या बोला था? यहाँ पर आप देखिए, अगर आप इसके बीच अगर कोई दो चीज लीजिए, दो चीज के बीच में अगर आप ऐसे करके रख दीजिए और बीच में अगर कुछ भी निर्वात रख देंगे तो उसी फोर्स से गिरेगा नीचे की तरफ, है ना। बीच में मान ली कार्डबोर्ड रख दिए, उसके ऊपर में ऐसे करे तो उसी फोर्स से नीचे गिरेगा। इसको ऐसे कर दे, उसी फोर्स से नीचे गिरा, तो गुरुत्वाकर्षण पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। बीच में कोई भी मास हो चलेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कुछ भी हो बीच में चलेगा। लेकिन जो यहाँ पर होता है, यानी कूलाम के नियम में, अगर दो चार्ज रखा हो, उसके बीच में अगर कोई मीडियम आ जाए तो मीडियम उसको इफेक्ट करता है, उस फोर्स को घटा सकता है। उस फोर्स को क्या कर सकता है? घटा। जैसे 10 न्यूटन से जा रहा था, अगर कोई मीडियम रख दिए, उस मीडियम से क्या करता है? उसको घटाता है। उस मतलब फोर्स को क्या कर दिया? वो मीडियम घटा भी सकता है। तो वो कितना के रेशियो से घटाता है, इस चीज को समझने के लिए हमने एक नियतांक, एक वैल्यू लिया, इप्सिलॉन। इप्सिलॉन, इसको इप्सिलॉन कहते हैं। इप्सिलॉन ओ लगाने, यानी यह लगा दिए हम 0, तो इसको मतलब इसका इप्सिलॉन बोला जाता है। इप्सिलॉन क्या होता है? इप्सिलॉन होता है निर्वात की विद्युतशीलता, है ना। इसे परावैद्युतांक भी कहते हैं, निर्वात की परावैद्युतांक। इसको इंग्लिश में कहते हैं परमिटिविटी। 8 इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए ये इप्सिलॉन क्या है? इप्सिलॉन एक प्रकार का माध्यम का कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक। जैसे मैंने चार्ज के बीच में मैंने माध्यम रखा, वो माध्यम कुछ भी कर सकता है, यानी फोर्स को घटा सकता है। फोर्स को कैसे घटाए, किस रेशियो में घटाए, इसके बारे में जानना जरूरी है। कि अगर मैं यहाँ पर चार्ज एक रखा हूँ, ये चार्ज एक दूसरे को फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स को घटाना चाहता है। ये बीच में मान ली मैं इस चार्ज को लेकर के इस चार्ज को लेकर के निर्वात में चला गया। निर्वात मतलब जहाँ पर कोई मीडियम नहीं, वहां चला गया, तो मैं देखा कि यहाँ पर जो फोर्स है वो एग्जैक्ट जितना इसमें एक्चुअली होना चाहिए वो है। जैसे अगर मान ली इस दोनों के बीच में हमको फॉर्मूला कैलकुलेट किया, मुझे 100 न्यूटन आया, 100 न्यूटन लग गया इसके पास, 100 न्यूटन लगा। लेकिन उसी चार्ज को मैं बस मीडियम में लाया, कोई माध्यम में लाया, तो मैं क्या देखता हूँ कि ये फोर्स घट गया। ये फोर्स घट गया मतलब पहले 100 लग रहा था, अब 70 लग रहा है, 30 खा गया। 30 कौन खाया? ये मीडियम, यहाँ का मीडियम। ये मीडियम किस तरह से खाता है मीडियम को, उसका हमको एक कैलकुलेशन चाहिए। उस कैलकुलेशन को करने के लिए सबसे पहला नंबर हमको वहां पर, यानी निर्वात में जब हम देख रहे थे, निर्वात में हमको कितना से खा रहा था। निर्वात में देखे कि 100 का 100 था, 100 का 100 चला गया, यानी कोई कुछ नहीं खाया। तो मेरा रिफरेंस मतलब मेरा जो मेन पॉइंट होना चाहिए, कैलकुलेशन वहीं से होना चाहिए, वहीं स्टार्ट करना चाहिए कि जहां पर से हमको कोई नहीं खाया। और उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ देखेंगे कि हाँ, यहाँ से यहाँ पर कितना का घट रहा है, कितना बढ़ रहा है। जो भी देखना होगा मुझे उसके रेफरेंस लाइन से, यानी इसके लाइन, क्योंकि आप नंबर लाइन पर आप जब भी चलते हैं तो 0 के रेफरेंस में चलते हैं ना, कि आप 10 किलोमीटर चलें तो कहाँ से 0 से पता चलता होगा। उसी तरह से हमको निर्वात एक ऐसा आइडिया देता है कि आप यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा था, या यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा था, कितना यहाँ पर इस दूसरे चार्ज को पकड़ रहा था। उसी के रिस्पेक्ट में निर्वात से हट करके जब हम माध्यम में जाएंगे तो वो कितना फोर्स को घटा रहा है, कितना कम कर रहा है। ये याद रखिए, निर्वात हमेशा इप्सिलॉन, ये जो इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा कम करेगा। जब भी हम मीडियम में आएंगे तो मीडियम क्या करता है? कम करता है। देखिए फोर्स को कम करता है, यानी जो चार्ज एक दूसरे को फोर्स लगा रहा होगा या ढकेल रहा होगा या खींच रहा होगा, उसमें फोर्स में कमी ला देगा। कमी कैसे लाता है? तो निर्वात में हम चले, निर्वात में देखे थे तो उसको कैलकुलेट किए तो देखे इसका वैल्यू आया 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर कहाँ से आया होगा? यहाँ से आया है ना। आपने इसका वैल्यू इसका वैल्यू कैसे किए होंगे? देखिए इप्सिलॉन नोट का वैल्यू यहाँ रख देंगे। इप्सिलॉन नोट का वैल्यू जैसे हम यहाँ रख देंगे, फोर्स यहाँ चलाएगा, है ना।
फोर्स कैसे चलाएगा, देखिए फोर्स यहाँ चलाएगा कि नहीं, 1/4 पाई फोर्स, ये वाला फोर्स यहाँ चलाएगा और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 4 पाई का तो कोई मात्रक नहीं है, तो इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है कूलाम स्क्वायर पर, देखिए नीचे में न्यूटन है और नीचे में दूरी है तो उसका मीटर स्क्वायर होता है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए इसका ऐसा मतलब ही हो गया। उसी तरह से बीमा भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये किसका होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता मतलब जो मैं वहां पर कर रहा था निर्वात में, तो ये वाला फोर्स इतना लगाता था। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, क्योंकि हम सब क्या रहते हैं, हम सब मीडियम में रहते हैं, माध्यम में रहते हैं, तो मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है। माध्यम में हो सकता है कांच आ जाए, माध्यम हो जाए कि मेरे पास कोई तेल आ जाए, माध्यम में कोई हो सकता है पानी आ जाए। इस सब चीज़ जो आ जाएगी वो कितना कम करेगा उसको हमको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, इसका एक रिलेशन होता है, इप्सिलॉन नॉट निर्वात के परावैद्युतांक, इप्सिलॉन आर इसको कहते हैं सापेक्षिक परावैद्युतांक, इस इप्सिलॉन एम माध्यम का परावैद्युतांक। अगर जिस माध्यम में हमको चाहिए उसका वैल्यू, उसका परावैद्युतांक होता है। देखिए तो इप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी बराबर होता है इप्सिलॉन एम बटे इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन एम बटे इप्सिलॉन नॉट। अब देखिए निर्वात के लिए कितना होता है इप्सिलॉन आर का वैल्यू, तो बोलेंगे 1 होगा। कैसे होगा, निर्वात में हम जानते हैं इसका वैल्यू 8.85 × 10⁻12 ही होता है, नीचे इप्सिलॉन नॉट होता है। तो 8.85 × 10⁻12 कीजिएगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 1। तो किसी भी निर्वात में हमेशा इप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। लेकिन इप्सिलॉन आर का वैल्यू किसी भी धातु के लिए बात किया जाए उसके लिए क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, और अधातु के लिए क्या होता है, हमेशा 1 से बड़ा। इप्सिलॉन आर का वैल्यू हमेशा 1 से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। और मैं भी क्या पढ़ा कि अगर कोई माध्यम होगा बीच में तो फोर्स कितना कम होगा कितना ज्यादा होगा, ये हम जानना चाहते हैं। फोर्स तो वैसे हमेशा कम होता है, ज्यादा नहीं होता है। तो इप्सिलॉन एम बराबर, जहां पर हम ना फॉर्मूला में इप्सिलॉन नॉट रखे हुए हैं वहां पर हम इप्सिलॉन आर रखेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने फोर्स लिखा है, यदि दोनों आवेशों के बीच माध्यम हो, कोई भी माध्यम हो, दो चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच में अगर कोई माध्यम हो जाए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, 1/4 पाई। इप्सिलॉन नॉट की जगह पर देखिए माध्यम रखेंगे तो माध्यम के लिए क्या फॉर्मूला, इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर, इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर बराबर Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अगर मान लीजिए ये वाला फोर्स को F2 मान लिया, ये वाला फोर्स को मैं F1 मान लिया, अगर दोनों को मैं भागा देना चाहता हूँ, दोनों को मैं क्या करना चाहता हूँ, भाग देना चाहता हूँ F1 बटे F2। मैं जानना चाहता हूँ कि कितना का रेशियो से घट सकता है। तो मैं जब इसको भागा देने जाऊंगा तो आप देखिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट लिखिएगा, इसको 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। देखिए 1/4 पाई इप्सिलॉन ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 1/1, ये सब तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको आप इप्सिलॉन आर रख दीजिएगा यहाँ पर, है ना, ये वाला ऊपर चला जाएगा, आपके पास 1 बचेगा। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन आर इंटू F2। या अगर आप सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि इप्सिलॉन आर कितना, इप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है किसी भी मटेरियल के, मान लिया हम कोई भी निर्वात लिए तो 1 हो गया, निर्वात लिए तो फोर्स तो कोई कमी नहीं हुआ, क्योंकि फोर्स देखिए निर्वात में क्या वैल्यू है, इप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 है। अगर मैं ये 1 हो गया तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, F2, क्योंकि निर्वात में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। निर्वात में मैंने बोला तो वहीं पर चेक कर रहा हूँ, वहीं पर फोर्स देख रहा हूँ, तो बराबर रहेगा फोर्स, दोनों फोर्स क्या हो जाएगा, बराबर। अब मैं क्या किया, निर्वात के जगह पर मैंने धातु छोड़िए परावैद्युतांक कोई भी मटेरियल ले लिया। अब कोई भी मटेरियल का वैल्यू क्या होता है, 1 से, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 से हमेशा ज्यादा होता है। इप्सिलॉन आर का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा, जैसे ही 1 से ज्यादा हुआ, ये वाला वैल्यू जैसे ही 1 से ज्यादा हुआ, पहला फोर्स क्या हो जाएगा, पहला फोर्स कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, देखिए F1 बटे F2 अगर बोलना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ इसका वैल्यू 1 से ज्यादा हो गया, मतलब 2 हो गया। तो इसका वैल्यू 2 होने का मतलब क्या है, ये वाला फोर्स ज्यादा था, उसको भागा दिए तो इसका वैल्यू, ये वैल्यू अगर कम होगा तभी तो ये वाला वैल्यू कम होगा, तभी तो इसका वैल्यू ज्यादा दे रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पर 5 लिखा, यहाँ पर मैंने यहाँ 6 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा या 3 लिखा, तभी तो मुझे 2 मिलेगा। 2 कैसे मिलेगा, ऊपर ज्यादा होगा नीचे कम होगा। तो ये नीचे कम हुआ का मतलब क्या हुआ कि F2 आपका कम हो गया, नीचे वाला वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। इस कारण से मुझे 2 दे रहा है। 3 देगा तो इसका मतलब ये 2 हो जाएगा और कम कर देगा, 3 4 देगा तो इसका मतलब और कम कर देगा। तो जितना कम करेगा यही इप्सिलॉन आर कहलाता है। रिलेटिव परमिटिविटी एक बहुत
मतलब मैथमेटिकली कहा जाता है कि वो एक अच्छा सा वैल्यू है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा क्या देगा, इप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरह से। लेकिन इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप क्या जानते हैं, 8.85 × 10⁻⁻12। अब अगर आप हर बार सोचिएगा कि इसको याद रखें, संभव नहीं है। हर बार आपको कैसे याद रखिएगा, नहीं याद रखिए। जैसे अगर मैं बोल दूं कि मुझे इप्सिलॉन चाहिए, मीडियम कोई भी मीडियम होगा मेरे उसके लिए, तो आप क्या करते थे, इप्सिलॉन आर को गुना करते हैं इप्सिलॉन नॉट से। यानी जिस दिन हमको इप्सिलॉन आर का वैल्यू 2 मिल गया तो 2 को मैं गुना कर दूंगा ना इप्सिलॉन नॉट से। इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो जानता हूँ, तो 2 को जैसे मैं इससे गुना कर दूंगा तो मुझे मीडियम का मिल जाएगा। मुझे कांच है तो कांच का इप्सिलॉन आर का वैल्यू 2 है मान लिया जाए, और तो पूछेगा कि उस कांच का आवर्तनांक परावर्तनांक कितना है, तो इप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मुझे किसी का इप्सिलॉन आर का वैल्यू मेरे पास 10 है, तो बोलेगा उसका परावर्तनांक कितना है मीडियम का, तो बोलेंगे 10 गुने इप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका उस माध्यम का परावर्तनांक आ जाएगा। इप्सिलॉन आर का वैल्यू 3 है, तो बोलेगा इप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। तो इससे एक फायदा हो जाता है कि हम बार बार वो डाटा याद नहीं करते हैं। जैसे इसको आप इप्सिलॉन नॉट को 2 से गुना कीजिएगा कांच के लिए, तो बताइए 2 गुने इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, तो उतना कैसे याद रखेंगे, उतना याद नहीं रखेंगे। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी याद कर लेते हैं। क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी आसान है कि जिस दिन हमको पूरा डिटेल में बोलेगा कि हमको उसका वैल्यू चाहिए, उसको उस दिन हम 8.85 से गुना कर देंगे, यानी इप्सिलॉन नॉट से गुना कर देंगे। लेकिन इप्सिलॉन आर क्या देता है, इप्सिलॉन नॉट आर बोलेगा 1, तो बोलेंगे ये तो भाई निर्वात का ही है। 2 बोलेगा तो बोलेंगे 2 है ना, इसका मतलब है कि 2 टाइम्स घटा देता है। 2 टाइम्स घटा देता है का मतलब इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 2 है, तो बोलेगा उस मीडियम का बताइए, तो बोलेंगे 2 गुने इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है हमको। बोलेगा कि किसी का इप्सिलॉन आर का वैल्यू 5 है, तो बोलेंगे 5 गुने इप्सिलॉन नॉट, गुना कर दीजिए, तो उस मीडियम का परावर्तनांक आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कूलाम के नियम का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस पे क्वेश्चंस बना सकते हैं आप आराम से, क्योंकि कूलाम का नियम क्या बोला, फिर से समझ ली वही चीज, Q1 Q2 समानुपाती होता है फोर्स के। उसी तरह से दूरी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को सॉल्व किए तो 1/4 इप्सिलॉन नॉट है। इप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट माध्यम का परावर्तनांक, निर्वात का परावर्तनांक होता है। इप्सिलॉन आर क्या होता है, निरपेक्ष, ये इसे कहते हैं सापेक्षिक परावर्तनांक। इप्सिलॉन एम क्या है, निरपेक्ष माध्यम का परावर्तनांक। तो ये सारा चीज को आप डिटेल में बढ़िया से इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, इस पे कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, और इसका वेक्टर इक्वेशन पढ़ेंगे। ये तो अभी आपने जो फॉर्मूला निकाला ये मेरा स्केलर था ये, यानी कि मुझे सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड पता चलेगा कि फोर्स, और चूंकि फोर्स है, फोर्स का सदिश राशि होता है, तो इस कारण से इसका अभी मैंने क्या निकाला, मैग्नीट्यूड निकाला है, तो परिमाण निकाला है। और अभी हम इसको क्या निकालेंगे, दिशा, और दिशा निकालने के लिए इसके लिए एक और, जितनी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में इसको करते हैं। ठीक है।